रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उमा अपनी गर्भवती बहू को खाना खिला रही थी, लेकिन उमा की बहू नीता बार बार खाने से मना कर रही थी। इसीलिए उमा अपनी बहू पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, बहू तू क्यों बार बार खाने से मना कर रही है? तुझे पता है ना तू गर्भ से है और इस हाल में खाना ना खाना, पता है ना तेरे पेट में पल रहे बच्चे को इस वजह से पोषण नहीं मिल पा रहा है। माँ जी मुझे खाना तो खाना है, लेकिन मुझे खाने में ना गीली रोटी और सूखी दाल खानी है। जब तक वो नहीं खाऊंगी तब तक मैं किसी और खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी। आप मेरे लिए गीली रोटी और सूखी दाल ला दो। बहू ये क्या बचपना है, मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, गीली रोटी और सूखी दाल होती ही नहीं है, तो मैं तेरे लिए कहाँ से लाऊंगी? तू मेरी बात मान जा और ये खाना खा ले। माँ जी मैं भी तो आपको कब से बोल रही हूँ, बच्चा भी गीली रोटी और सूखी दाल ही खाना चाहता है, लेकिन आप तो बच्चे और मेरी दोनों की ही जिद को मना कर रही हैं। ऐसे थोड़ी होता है। बहू मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ तो तू समझ जा, अगर मैंने जबरदस्ती की तो तुझे खाना खिलाने लगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चल अब खुद खाना खा ले। माँ जी मैं भी तो आपको प्यार से ही बोल रही हूँ कि गीली रोटी और सूखी दाल खाने को दे दो, मैं आराम से खा लूंगी, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मान रही हैं, इसलिए मैं तो अब खाना नहीं ही खाऊंगी। उमा अपनी बहू को बार बार समझाई जा रही थी, लेकिन नीता है कि कुछ समझकर राजी नहीं थी। दोनों सास बहू अपनी अपनी बातें बोले जा रहे थे। तभी उनके घर के बाहर से गांव का मुखिया जा रहा था और दोनों सास बहू की बात सुनकर मुखिया उनके घर का दरवाजा खटखटाता है और अंदर जाता है। गांव के मुखिया को अपने घर में देखकर उमा कहती है, अरे मुखिया जी आप यहाँ हमारे घर में, कोई काम था आपको? काम तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं गांव का दौरा करने निकला था और आपके घर से काफी आवाजें आ रही थी। पूरी बात सुनी तो पता चला कि आपकी बहू को गीली रोटी और सूखी दाल खाने की आदत है। मुखिया जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अब अपनी बहू की बेकार फरमाइश को थोड़ी पूरा करूंगी। आप भी मुखिया जी खामखा मेरी बहू को लेकर परेशान हो रहे हैं। मैं गांव का मुखिया हूँ, मुझे गांव की छोटी से लेकर बड़ी बड़ी परेशानियों तक का पता होना चाहिए, और आपकी बहू गर्भ से भी है तो हमें उसकी बात माननी ही चाहिए, वरना तो आपकी बहू ने बोल ही दिया है कि वो बस गीली रोटी और सूखी दाल ही खाएगी। बताओ आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहू भूखी सो जाए? आपको तो मेरा दुख दिखा ही नहीं, लेकिन मुखिया जी समझ गए मुझे गीली रोटी और सूखी दाल नहीं मिली तो देख लेना मैं खाना ही खाना छोड़ दूंगी, फिर आप जानो या आपका बेटा जाने। देखो बहन, गर्भावस्था में औरतों का मन बड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी हर एक बात माने और उनके पेट में पल रहे बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए हमें। मैं आपकी बात समझ गई मुखिया जी, लेकिन आप खुद ही बताओ, ना गीली रोटी और ना ही सूखी दाल होती है, क्या भला और जो चीजें होती ही नहीं है वो अपनी बहू को कैसे खिला सकती हूँ? देखिए, इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे गांव के मशहूर रविशंकर जी जो सबकी परेशानी का हल करते हैं, उनके पास जरूर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान होगा ही। ये आपने बिल्कुल सही कहा, हमें उसके पास ही जाना चाहिए। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। गांव का मुखिया हूँ मैं, लेकिन फिर भी गांव के सभी लोग उस रविशंकर को ही मानते हैं। अब देखता हूँ मैं कि ये गीली रोटी और सूखी दाल की परेशानी को कैसे हल करता है वो। उमा मुखिया और अपनी बहू को लेकर रविशंकर के घर जाती है, जहाँ पर पहले से ही गांव के कई लोग मौजूद थे। उमा सबके सामने रविशंकर से कहती है, हमारी मदद करो रविशंकर जी। कैसी मदद? क्या हुआ है? मुझे पूरी बात तो बताओ, फिर ही तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरी बहू गर्भ से है और उसने खाना खाने से साफ मना कर दिया है। बहू का कहना यही है कि वो बस गीली रोटी और सूखी दाल ही खाएगी, उसके सिवा और कुछ नहीं खाएगी। क्या कहा? गीली रोटी और सूखी दाल? ये क्या है? मैंने तो ये कभी नहीं सुना है। वैसे तो तुम बहुत ही चतुर बनते हो, अब जब तुम्हारी चतुराई का सही जगह इस्तेमाल करने का समय आ गया है तो पीछे हट रहे हो। उमा की बहू ने खाना खाने से मना कर दिया है। अब आप ही कुछ कर सकते हो, मैं तो अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अगर रविशंकर तुमने उमा की बहू की परेशानी दूर नहीं की, तब तो हम सब समझ जाएंगे कि तुम बस लोगों की परेशानी का हल बताने का ढोंग करते हो और कुछ नहीं करते। हाँ रविशंकर जी, हम भी देखना चाहते हैं कि आप गीली रोटी और सूखी दाल कैसे बनाते हो। आप सब मुझे बस 2 दिन का समय दे, मैं आप सभी के सामने गीली रोटी और सूखी दाल लेके आऊंगा। बस मुझे 2 दिन का समय चाहिए। आपको पता है मेरी बहू ने गीली रोटी और सूखी दाल की वजह से खाना नहीं खाया अब तक।
और आप फिर भी 2 दिन का समय मांग रहे हो। तब तक मेरी बहू क्या खाएगी? आपके पास इसका कोई हल भी है या फिर नहीं? आप बस हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर कोई हल होता तो आप हमें अभी बताते। बताओ, कोई हल है क्या? अगर 2 दिन के बाद मैंने उमा की बहू को गीली रोटी और सूखी दाल नहीं खिलाई तो अगले ही दिन मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा और उमा की बहू बस मेरे कहने पे 2 दिन तू खाना खा ले। नीता रविशंकर की बात मान लेती है और अपने घर जाकर खाना खा लेती है और अब पूरे गांव की नजर बस रविशंकर पर थी कि आखिर अब वो ऐसा क्या करेगा कि गीली रोटी और सूखी दाल उमा की बहू को खाने को मिलेगी। पूरे गांव को उस दिन का इंतजार था जब रविशंकर इस बार भी मुखिया को गलत साबित करेगा। रविशंकर भी काफी सोच में पड़ जाता है और अपने घर में ही यहाँ वहाँ घूमते हुए सोचता है और खुद से कहता है, ये मुखिया कभी सुधर नहीं सकता, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा ये। और अगर इस बार मैं उसे गलत साबित नहीं करूंगा तो वो हमेशा ऐसा ही करता रहेगा। मुखिया गांव वालों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और मेरे रहते हुए वो ऐसा नहीं कर पाएगा। मुझे गांव वालों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। रविशंकर काफी सोचने लगता है और 2 दिन बाद रविशंकर के घर गांव के सभी लोग आ जाते हैं और वहां मुखिया भी आता है। मुखिया रविशंकर को घर से बाहर आने को कहता है और गांव वालों के सामने रविशंकर से बोलता है, क्या हुआ रविशंकर, तुम्हारे 2 दिन अब तक नहीं हुए या फिर अपने ही मुंह से किया हुआ वादा भूल गए हो? खैर कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ कि तुमने क्या कहा था। क्या हुआ रविशंकर जी? आपने ही तो कहा था कि आप 2 दिन बाद मेरी बहू की फरमाइश पूरी कर दोगे, लेकिन अब आप शांत क्यों खड़े हो? और मुखिया जी सही कह रहे हैं क्या? उमा, तुम इससे क्या पूछती हो? इसकी चुप्पी हमें साफ दिखाई दे रही है। इसने बस हम गांव वालों को पागल बनाया है, बल्कि कोई उपाय नहीं कर पाता ये। अब उपाय है ही नहीं तो चुप खड़ा है ना ये। मैंने कब कहा मेरे पास गीली रोटी और सूखी दाल नहीं है? मैं शांत इसलिए खड़ा था क्योंकि मुझे मुखिया जी की बातें सुननी थी। क्या तुम्हारे पास गीली रोटी और सूखी दाल है? लेकिन कैसे? जो चीज हमने सुनी ही पहली बार है वो तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? आई नहीं, मैंने बनाई है। बनाई है तो हम सबके सामने भी लाओ, हम भी तो देखें जो तुम बोल रहे हो वो सच भी है या नहीं। आप सब लोग यहीं रुको, मैं अभी अपने घर से गीली रोटी और सूखी दाल लेके आता हूँ। इतना बोलकर रविशंकर घर में जाता है और गीली रोटी और सूखी सब्जी लेकर बाहर आता है, जिसे देखकर गांव के सब लोग हैरान हो जाते हैं। और ये देखकर उमा कहती है, रविशंकर जी, आपने ये कैसे बनाया? जिस तरह से संसार में हर सवाल का जवाब होता है उसी तरह हर चीज का हल भी होता है। दाल का पानी निकाल कर अगर हम रोटी में डालेंगे तो रोटी गीली हो जाएगी और दाल का पानी पूरी तरह से निचोड़ देंगे तो दाल सूखी हो जाएगी। ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। मुखिया जी, अब कुछ कहना नहीं है आपको? वो मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी वो करके आता हूँ। रविशंकर उमा की बहू को गीली रोटी और सूखी दाल खिलाकर मुखिया को गलत साबित करता है। स्वीटी एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। वो बहुत ही अच्छा कराटे जानती थी। एक दिन स्वीटी अपने कमरे में कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसकी माँ सुनीता उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। स्वीटी की किक सुनीता के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे पर जाती है और चाय नाश्ता नीचे गिर जाता है। तभी सुनीता गुस्से में चिल्ला कर कहती है, अरे क्या है, तू हर टाइम यही करती रहती है। देख तो लिया कर, कोई आ जा रहा है, कहीं भी शुरू हो जाती है। माँ, मैं तो अपने कमरे में ही कर रही थी, आप ही अचानक आई हो। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आपको दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। अच्छा, अब मैं अपनी बेटी के कमरे में दरवाजा खटखटा कर आऊँ? ये नहीं कि अपनी गलती मानकर माफी मांग ले। ठीक है माँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अब खुश? चलो अब मैं प्रैक्टिस कर लूँ। अरे थोड़ा तो ढंग से रह लिया कर, क्या बिगड़ जाएगा जब देखो उछल कूद करती रहती है। अब मुझे जो आता है मैं वही करूँगी ना, और मैं कराटे में ब्राउन बेल्ट हूँ तो अपने हाथ पैर चलाऊंगी ही ना। हाँ, तो इतना ही हाथ पैर चलाने का शौक है तो घर का काम धाम कर लिया कर। क्यों, वो करने से तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। ठीक है माँ, कर लूंगी घर का काम, लेकिन अभी मुझे कराटे करने दो, बाद में कर लूंगी। ठीक है, करती रह पूरा दिन। हूँ हाँ, पहले तो मुझे लगा था कि ये इसका शौक है, लेकिन अब तो इसका रोज का ड्रामा ही हो गया है। इतना ही है तो मेरे घर से बाहर ही रहे, और इन सब से अच्छा है तू कराटे सिखाना, कम से कम 2 पैसे तो आएंगे। हाँ माँ, आइडिया तो अच्छा है। मैं अब कराटे की क्लास दूंगी, इसी बहाने लोगों को कराटे सीखने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बस यही बचा था। वैसे तो तुझे कुछ बोल दो तो जान निकल जाती है काम करने से, लेकिन कराटे सिखाने के लिए बोला तो झट से मान गई। स्वीटी सुनीता की बात मानकर एक कराटे क्लास खोल लेती है, लेकिन उसकी कराटे क्लास में कोई नहीं आता। कई दिन निकल जाते हैं। स्वीटी उदास मन से खुद से बातें करते हुए कहती है,
यहाँ तो किसी को कराटे सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ऐसे में कैसे किसी को कराटे सिखाऊंगी? कम से कम 1-2 स्टूडेंट तो आने ही चाहिए ना। स्वीटी उदास मन से किसी एक स्टूडेंट के क्लास में आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी क्लास में सोहेल नाम का एक लड़का आता है और वो स्वीटी से कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ आपने कराटे क्लास तो खोली है लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। कोई नहीं आ रहा है, तभी तो ऐसे खाली बैठी हूँ। अगर कोई आता तो मैं सिखा रही होती ना। वैसे आपको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि आपको कराटे भी आते होंगे। क्यों, ऐसी भी क्या कमी है कि कोई मुझे देखकर बोल नहीं सकता? मुझे कराटे बहुत अच्छे से आते हैं और मैं किसी को कराटे में एक्सपर्ट बना सकती हूँ। ब्राउन बेल्ट हूँ कराटे में। वो तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप इतनी सुंदर हैं और प्यारी हो तो आपको देखकर बोल नहीं सकता है। आपको कराटे और ये सब भी आता होगा। अभी एक किक लगेगी ना तो पता चल जाएगा और अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। बताओ, आपको करके बताऊं? अरे नहीं, मैं तो यहाँ अपने एक फ्रेंड के भाई के एडमिशन के लिए आया था। उसको कराटे में बहुत दिलचस्पी है और मैं आपकी कराटे क्लास को इतने टाइम से नोटिस कर रहा था तो मैं आपके पास ही आ गया। जी बिल्कुल, आप अपने फ्रेंड के भाई को कल से क्लास लेने भेज सकते हैं। चलो, बहाना तो सही जगह लग गया है। अब किसी को भी क्लास में ले जाऊंगा और जरा दोस्ती को भी आगे बढ़ा लूंगा। सोहेल अगले दिन अपने किसी फ्रेंड के भाई को पकड़कर क्लास में ले आता है और क्लास के बहाने दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सोहेल कुछ दिनों बाद स्वीटी को शादी के लिए प्रपोज करता है और स्वीटी भी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्वीटी घर को अच्छे से संभालती है लेकिन अपनी कराटे क्लास को भी चलाती है। अब स्वीटी की कराटे क्लास में 1-2 बच्चे और बढ़ गए थे। स्वीटी अपनी कराटे क्लास के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसकी सास सुमित्रा कहती है, बहू तू भी क्या 2-4 बच्चों के लिए क्लास जाती है? छोड़ना, अब तो तेरी शादी हो गई है, तू अपनी शादी पर ध्यान दे। ये क्या कराटे क्लास में जाती है? माँ जी, जैसे सोहेल के लिए उसका काम भगवान है वैसे ही मेरे लिए कराटे भगवान है। मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, लेकिन शादी से पहले कुछ भी करती हो। अब तो समझना चाहिए ना, तेरा अपना घर परिवार है, उसे संभालना। ये शादी के बाद उछल कूद करना शोभा नहीं देता। स्वीटी अपनी कराटे को लेकर कोई बात नहीं सुनती और अपनी क्लास में चली जाती है और कराटे सिखाने लगती है। शादी के बाद स्वीटी को उसकी सास हमेशा मना करती रही कि वो कराटे क्लास ना ले, लेकिन स्वीटी किसी की नहीं सुनती। कुछ दिनों बाद स्वीटी सोहेल के साथ अपने कमरे में सो रही थी। तभी स्वीटी नींद में कराटे करते हुए सोहेल को एक लात मारती है और सोहेल गिर जाता है। आवाज सुनकर सुमित्रा वहाँ आती है और ये सब देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से आवाज आई? सब ठीक है ना? क्या स्वीटी, तुम भी ना दिन में कराटे सिखाती हो? वो क्या कम है जो अब रात में भी मेरे साथ कराटे की प्रैक्टिस कर रही हो? सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तुझे मना किया है ना मैंने कराटे के लिए, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? और देख अब तू कितनी आदी हो गई है, अपने पति को भी चोट लगा दी ना। यार थोड़ा तो देख लेती, इतनी जोर से लात मार दी। अब जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। बहू, तुझे बाहर काम करना है तो अपने पति के साथ काम कर। ऐसे कराटे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये कराटे वाली बहू ले आया। पहले तो बस कराटे करती थी, लेकिन अब कराटे के लिए हम पर ही लात घूंसे चला रही है। नहीं माँ जी, मैं कराटे नहीं छोड़ सकती हूँ। आप मुझसे ये बोल ही क्यों रही है? अरे तुम रहने दो, अब माँ सही बोल रही है। और वैसे भी जब मैं काम करता हूँ तो तुम्हें क्या जरूरत है कराटे सिखाने की? स्वीटी को दोनों की बातें आखिर माननी पड़ती है और वो कराटे सिखाना बंद कर देती है। कई दिनों तक स्वीटी कराटे नहीं सिखाती और घर को संभालती है। ये सब देखकर सुमित्रा स्वीटी से बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद स्वीटी बाजार से सब्जियां लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक दीक्षा नाम की लड़की अपने पास भागकर आती नजर आती है और दीक्षा बोलती है, मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, प्लीज मुझे बचा लो। कहाँ है? रुको मैं इन्हें देखती हूँ। स्वीटी वहाँ गुंडों को दीक्षा का पीछा करते हुए देख लेती है और उनके साथ कराटे करके उन्हें बहुत मार कर भगा देती है। ये सब करते हुए वहाँ एक आदमी स्वीटी को रिकॉर्ड कर लेता है और उसकी वीडियो बनाकर नेट पर डाल देता है। स्वीटी दीक्षा को अपने घर ले आती है और सारी बात सुमित्रा को बताती है। ये सब सुनकर सुमित्रा कहती है, अच्छा हुआ बहू तू सही समय पर मिल गई, वरना राम जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी सोहेल ऑफिस से जल्दी घर आता है और स्वीटी को गले से लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कराटे सिखाने से रोका। मैंने तुम्हारी ये वीडियो देखी, तुमने आज एक लड़की को बचाया है। लोग तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं और कमेंट में भी यही बोल रहे हैं कि अपनी क्लास का एड्रेस बताओ।
वो सीखना चाहते हैं तुमसे। हाँ, इनके कराटे की वजह से ही मैं सुरक्षित हूँ। मैं तो यही बोलती हूँ, हम सबको कराटे आने चाहिए। आप मुझे भी सिखा दोगी? नहीं, मैं पहले सिखाती थी, अब मैंने छोड़ दिया है सिखाना। हाँ, ये सिखा देगी तुम्हें भी। बहू, तुमने मेरे कहने से ही पहले बंद किया था ना कराटे सिखाना, अब मेरे बोलने पर ही वापस सिखाओ। ना जाने कितने लोगों को खुशी होगी तुमसे कराटे सीखकर। अब मुझे या सोहेल को कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे कराटे से। सुमित्रा की बात सुनकर स्वीटी के अंदर वापस से प्रेरणा जागती है कि उसे फिर से लड़कियों को कराटे सिखाना चाहिए, जिसके बाद में स्वीटी अपना कराटे सेंटर फिर से शुरू करती है और बच्चों को कराटे सिखाने लगती है। और कुछ ही दिनों में उसके पास कराटे सीखने के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही स्टूडेंट्स आने लगते हैं और धीरे धीरे स्वीटी की कराटे क्लास अब लोगों के लिए मिसाल बन गई थी। और अब बच्चों के साथ बड़े और बूढ़े भी स्वीटी के पास कराटे सीखने आया करते थे और स्वीटी अपनी कराटे क्लास और अपने ससुराल दोनों के साथ ही एक अच्छा तालमेल बैठाकर खुशी खुशी अपनी गृहस्थ जिंदगी जीती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कराटे सिखाने वाली बहू? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।